हमारी जिंदगी में जितने भी मानसिक रोग हमारे अंदर पैदा होते हैं वो सब दमन के कारण होते हैं। ध्यान से सुन लो, सारे किसके कारण होते हैं? दमन के कारण। एक महिला सोने के बाद तुरंत ये सोच करके उठ जाती है कि देखूं तो सही कि गैस का रेगुलेटर बंद किया कि नहीं किया, देख करके आती हूँ कि मेन गेट का दरवाजा बंद किया कि नहीं किया। ये भी मानसिक रोग ही है, ये भी क्या है? मानसिक रोग। कभी कभी हमारे अंदर ऐसे विचार आ जाते हैं कि वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, ठीक है, वो मेरे ऊपर जादू टोना कर रहा है, मंत्र तंत्र कर रहा है, झाड़ फूक कर रहा है, पता नहीं किसी ने कुछ पानी वाणी में या किसी भी चीज में कुछ मिलाकर मुझे पिला दिया हो, इस प्रकार से मेरी स्थिति हो गई है। ये सब मानसिक रोग है। हजारों प्रकार के मानसिक रोग होते हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता, ठीक है। और ये सारे जितने भी मानसिक रोग हमारे जीवन में पैदा होते हैं, उन सारे मानसिक रोगों का कारण क्या है? दमन। सब मानसिक रोग किसके कारण पैदा होते हैं? दमन के कारण। अब ये दमन होता कैसे है और दमन समायोजन में सहायक कैसे, और दमन का खेल क्या है, जो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, फ्रायड ने एक बात बताई कि हमारे मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है चेतन, एक होता है अवचेतन और एक होता है अचेतन। यानी एक होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस और एक होता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस जो माइंड होता है वो हमारे संपूर्ण मस्तिष्क का जो भी है उसका 9/10 भाग होता है, यानी सबसे बड़ा हिस्सा इसी का होता है। और हमारे मस्तिष्क की जो तुलना करी है फ्रायड ने जो तुलना करी, मतलब हमारे ब्रेन की स्थिति की जो तुलना करी है, वो ब्रेन की स्थिति की तुलना करी है पानी में तैरते हुए हिमखंड के साथ, बर्फ के टुकड़े के साथ। जैसे कि हम पानी से भरे हुए पात्र में क्या डालते? बर्फ। और कभी भी हम बर्फ डालेंगे तो आपने देखा होगा कि बर्फ का एक छोटा सा हिस्सा तो पानी के ऊपर तैरता रहता है और एक बड़ा हिस्सा जो होता है वो पानी के अंदर क्या हो जाता है? डूब जाता है। वही स्थिति हमारे पूरे के पूरे इसकी ब्रेन की। यूं समझ लो कि हमारा ये भाग जो है ये तो कॉन्शियस लेवल, ये जो पीछे का पूरा बड़ा भाग है ये अनकॉन्शियस लेवल, और ये बीच का जो भाग है जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नजदीक है, वो स्पर्श कर रहा है, वो भाग हमारा कहलाता है सबकॉन्शियस। तो हमारे मस्तिष्क के 3 पार्ट हो गए, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अब देखो, दुनिया में चेतन स्तर जो होता है, ये चेतन स्तर, इस चेतन स्तर का संबंध किसके साथ होता है? इस चेतन स्तर का जो संबंध होता है, कभी भी ध्यान रखना, चेतन स्तर का जो संबंध होता है वो कौन से ज्ञान के साथ में होता है? चेतन स्तर का जो संबंध है वो कौन से ज्ञान के साथ में है? प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ। और हमारा जो चेतन स्तर होता है, कॉन्शियस लेवल, इसी कॉन्शियस लेवल का संबंध जुड़ा हुआ होता है, वो किसके साथ में जुड़ा हुआ होता है? भौतिक जगत के साथ। मतलब जिस भौतिक जगत में आप काम कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, इस समय जैसे आप कलाम कोचिंग के अंतर्गत इस बिल्डिंग में क्या पढ़ रहे हो? मनोविज्ञान। तो यहाँ पर वर्तमान में मनोविज्ञान को पढ़ने में जो लेवल मस्तिष्क का जो भाग आपका सहयोग कर रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? कॉन्शियस। टीचर मनोविज्ञान पढ़ा रहा है, आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, टीचर समझा रहा है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। कौन सा लेवल है जो इस समय साइकोलॉजी के ज्ञान के साथ जुड़कर आपको इस ज्ञान को प्राप्त करने में आपकी सहायता कर रहा है? वो कौन सा लेवल? आपका कॉन्शियस लेवल। क्योंकि कॉन्शियस लेवल का संबंधी किसके साथ होता है? भौतिक जगत के साथ। अब एक चीज पर विचार करो, चाहे कोई भी अच्छे विचार पैदा हो या चाहे कोई भी बुरे विचार पैदा हो, विचार चाहे अच्छे आए या बुरे आए, सबसे पहले विचार कहां पर टकराएंगे? सबसे पहले विचार आपके कहां पर आएंगे? चेतन स्तर पर। अरे दुनिया में कोई भी अच्छे विचार अगर पैदा होता है तो वो भी चेतन स्तर पर ही आते हैं, और अगर बुरे विचार सबसे पहले पैदा होते हैं तो वो भी चेतन स्तर पर ही होता है। बोलो हाँ या ना? अरे खुद ही बोलो, सही बात है या गलत है? सही है। अच्छे और बुरे दोनों यही टकराते हैं ना। अब मान लो आपके अंदर रास्ते में चलते चलते एक अच्छी इच्छा पैदा हुई, मतलब बढ़िया इच्छा, या कोई भी आवश्यकता पैदा हुई जो बढ़िया है। रास्ते चलते चलते आपको गोलगप्पे की दुकान दिखी, इच्छा होगी खाने, तो खा लो, कौन मना कर रहा? आपकी जेब में पैसे होने चाहिए, या तो पैसे होने चाहिए या गोलगप्पे वाले के साथ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, नजदीक का व्यवहार होना चाहिए।
दोनों में से एक काम होना चाहिए। दुनिया में जरूरी नहीं है हर काम पैसे से ही होता है, व्यवहार से भी हो जाता है कभी कभार। तो आपका व्यवहार बढ़िया है तो भी खिला देगा वो, और जेब में पैसे तो भी खा लो, कौन मना कर रहा है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए आप पढ़े हुए 20 साल 22 साल 24 साल के और आपकी शादी करने की इच्छा हो रही है, तो कौन मना कर रहा है? कर लो, कोई मना थोड़ी कर रहा है, कर लो। अपने माँ बाप की इजाजत लो, माँ बाप को बताओ सब शादी करने की इच्छा हो रही है, बढ़िया से ढूंढेंगे, ढूंढ डांट करके ब्याह कर देंगे, आपका कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं करेगा। अगर रास्ते में चलते चलते आपकी इच्छा हो गई कि जिस बिल्डिंग में मैं पढ़ रहा हूँ ये बिल्डिंग ही खरीद लूं, खरीद लो, आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, कौन मना कर रहा है? ठीक है, ये मान लो कि उदाहरण के तौर पे 10 करोड़ मांगे तो आप कह दो मैं तो 15 करोड़ दूंगा, अभी दे देगा ये तो बेचारा, अभी दे देगा। आपकी जेब में होना चाहिए पैसा, कौन मना कर रहा है? तो दुनिया में कई प्रकार की इच्छाएं पैदा होती है, उनमें से याद रखो कि जब भी हमारे अंदर अच्छी इच्छा पैदा होती है, बढ़िया अच्छी सामाजिक, तो समाज हमें उन इच्छाओं की पूर्ति करने पर कभी भी रोक नहीं लगाता। लगाता है क्या? अरे बता तो दो, लगाता है क्या? आपकी बढ़िया कपड़े पहनने की इच्छा हो रही है, कोई समाज में आपको रोकेगा क्या? पहन लो। आपकी किसी की शादी में नाचने की इच्छा हो रही है, भूतों की तरह नाच लो, भूतों की तरह नाचो, चाहे भूतड़ियों की तरह नाचो, कौन मना कर रहा है? अच्छी बात है, समाज रोक ही नहीं रहा, नाच लो, कूद लो। आपकी इच्छा हो रही है कि मुझे तो बियर पीनी है, पीने के लिए दुकानें खुली है, पी लो, कौन मना कर रहा है? बस समय देखो थोड़ा सा, सुबह पीनी है शाम को पीनी है, बाकी पी लो। आपकी इच्छा हो रही है कि मुझे तो आज खीर बना के खानी है, दूध खरीद के ले जाओ, चावल ले जाओ और खा लो, कौन मना कर रहा है? ये बात तो रही अच्छी इच्छा होगी, बढ़िया, जो सामाजिक है। लेकिन फ्राइडे एक बात कहता है, कभी कभी हमारे कॉन्शियस लेवल पर ऐसी भी इच्छाएं आ जाती है जो असामाजिक होती है। समझ गए? असामाजिक का मतलब समाज हमें उन इच्छाओं को पूरा करने की इजाजत है। अब क्या करें? आ गई तो ऐसी कोई भी इच्छा आपके कॉन्शियस लेवल पर आ गई, तब आप क्या करोगे? यहां से खेल शुरू होता है दमन का। यहां से खेल किसका शुरू होता है? दमन का। जैसे मान लो एक बार एक महिला ने अपने पति से कहा, क्या हो गया? जल्दी उठो। उसने कहा भाई क्यों उठे? उसने कहा कि जल्दी तैयार हो जाओ, एयरपोर्ट चलना है। क्यों चलना है? उसने कहा कि आपकी साड़ी आ रही है, उसको लेके आना है। कौन आ रही है? साड़ी। सुन लो पहले पूरी बात ध्यान से। उस व्यक्ति ने कहा भाई ये साड़ी कहां से प्रकट हो गई? शादी में तो तुमने बताया नहीं मेरी साड़ी है। ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ था, उसकी शादी हुई 2-4-6 महीने हुए थे। तो उसकी पत्नी ने कहा कि साड़ी तो थी और वो बाहर पढ़ रही थी, परीक्षा में नहीं आ पाई, उसकी एग्जाम थी तो नहीं बताया। तो जरूरी थोड़ी तुम्हें हर चीज बताई जाए। बात भी सही है, ये बात भी सही है कि हर चीज बताई जाए, कोई जरूरी थोड़ी है। तो अब क्या करना है? चलना है। चल पड़े दोनों, पति पत्नी दोनों एयरपोर्ट पर पहुंच गए। और एयरपोर्ट पर जब पहुंच गए तो थोड़ी देर के बाद में पत्नी ने पति को दिखा करके कहा कि देखो देखो वो आपकी साड़ी आ रही है। और जैसे पति ने साड़ी को देखा, देखते ही पति के अंदर विचार आया, अरे यार पहले इसको देख लिया होता। समझो, हम इंसान हैं, ठीक है, और इंसान में इस प्रकार के विचार हमेशा कभी न कभी सामाजिक और कभी न कभी असामाजिक विचार पैदा हो ही जाता है। अब पति में विचार है कि अरे यार इसको पहले देख लेते तो आज इसकी जगह है ना ये होती। अब देखो समझो, विचार पैदा हो गए ना, कॉन्शियस लेवल पर विचार तो आ ही गए। अब पति कहे बगल में खड़ी घरवाली से कि हे देवी मेरे अंदर ये विचार प्रकट हुए। वो अपनी पत्नी से ये कहे कि तेरी छोटी बहन को लेकर के ये विचार मेरे अंदर आ गए, तो मेरे ख्याल में उसका ऐसा भूगोल बिगाड़े वो कि भूगोल के साथ इतिहास और इकोनॉमिक्स दोनों बिगड़ गए, किसी काम का नहीं बचे। बड़ी विडंबना हो जाती है जीवन में, कभी कभी विचार भी आ गए, इच्छा भी पैदा हो गए, कह भी नहीं सकते, कहे कैसे? कहे तो क्या पता 2 के चक्कर में 1 भी ना बचे, ये भी ना बता दे। और क्या पता वहीं पर एयरपोर्ट पर दुनिया बिना टिकट के पिक्चर देखे, पत्नी निकाला मतलब खोल सैंडल और धमाधम वही पति की आरती उतार दे कि तेरे को मेरी बहन मिली के धरती पे, घर को तो डाकड़ भी छोड़ती है, कहते हैं अपने क्षेत्रीय भाषा में।
आप देखो विडंबना क्या पैदा हो गई कि वो बेचारा अपनी पत्नी से भी नहीं कह सकता और साड़ी से भी नहीं कह सकता, और सामाजिक इच्छा है नहीं जिसको पूरी कर ले, क्योंकि इच्छा कैसी है, असामाजिक। यानी हमारा समाज इस प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने की अभी इजाजत नहीं देता। अब वो आदमी डरेगा भयंकर तरीके से। डर क्यों पैदा होगा? क्योंकि डरने का कारण यह है, जब भी हमारे अंदर कोई ऐसी असामाजिक इच्छा पैदा हो जाती है ना, तो यहाँ पर देखो कौन बैठा रहता है, चेतन पर कौन बैठा रहता है, जिसका नाम है सुपर ईगो। सुपर ईगो यहाँ पर बैठा हुआ है। सुपर ईगो क्या है? एक दैवीय प्रवृत्ति जो हमें नैतिकता के आधार पर व्यवहार करने के लिए क्या करती है, प्रेरित। अब सुपर ईगो डराएगा, अरे यार कभी कोई दिमाग से कुछ निकल नहीं जाए, मुंह से कभी कुछ गलत निकल ना जाए, वो डरेगा बेचारा। हमेशा उसके दिमाग में यही चलता रहेगा, यार कभी हंसी मजाक में कोई गलत बात निकल ना जाए। अब वो क्या करे, उसको पूरा भी नहीं कर सकता क्योंकि वो सामाजिक नहीं है। अब विचार करो उसके पास क्या रास्ता बचा, बताओ क्या बचा? उसके पास एक ही रास्ता बचा हुआ है। वो रास्ता क्या है जो बचा? कि वह उस इच्छा को जो उसके अंदर पैदा हुई, जो असामाजिक इच्छा है, उस इच्छा को वो क्या करे, भूल जाए। यही रास्ता है ना। हमारे अंदर कोई भी असामाजिक इच्छा पैदा हो गई और अगर हम उस असामाजिक इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे तो हमारे पास एक ही रास्ता ही, हम उसे क्या करें, भूल जाए। अब उल्टा कर दो, जिसको जितना ज्यादा भूलने की कोशिश करते हैं वो उतना ही ज्यादा याद आता है। क्या करें तो मरे, भूले तो भी याद आ रहा है, आता है। इसलिए मनोविज्ञान कहता है कभी किसी को भूलने की कोशिश मत करो। करना क्या है जो मैं आगे बताऊंगा। अभी तो इतना समझना है कि जब भी इंसान क्या करता है, उस इच्छा को यहां से भूलने की कोशिश करता है ना, तो यहीं पर कौन बैठा रहता है, यहां पर देखो बैठा रहता है, यहां पर कौन बैठा रहता है, ईगो। यहां पर ईगो होता है, यहां पर सुपर ईगो होता है, और यहां पर कौन बैठा रहता है, यहां पर बैठा रहता है हमारा ईड। ईड क्या है? पाश्विक प्रवृत्ति। ईगो क्या है? मानवीय प्रवृत्ति। और सुपर ईगो क्या है? दैवीय प्रवृत्ति, जो हमारे व्यवहार को क्या करती है, नियंत्रित करने का क्या करती है, कार्य। और जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं हमारे व्यक्तित्व के 3 अंग। ये हमारे व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी के कितने अंग माने जाते हैं? 3। ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो जैसे ही हम किसी भी असामाजिक इच्छा को भूलने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुन लो, और वही असामाजिक इच्छा को क्या करता है, ये ईगो यहां से पकड़ता है, यहां से पकड़ के खींचता है, और यहां से पकड़ के खींच करके उसको कहां पर फेंक देता है, अच्छे तक धकेल देता है। तो यानी कुल मिला के समझ में आ गया, चेतन से निकल करके असामाजिक इच्छाओं को चेतन से हटा करके कहां फेंक देना, अचेतन। यही दमन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, दमन। मतलब जब भी आपने अपनी असामाजिक इच्छा को भूलने की कोशिश करी, क्योंकि आप उस असामाजिक इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते थे, उसी समय आपके ईगो ने क्या किया कि आपकी असामाजिक इच्छा को पकड़ा और उसे चेतन से निकाल करके उसे कहां फेंक दिया, अचेतन में। और अचेतन में चली गई तो आप उसको भूल गए, और भूल गए तो आपका क्या हो गया, समायोजन हो गया कि कुछ समय के लिए आप उसे भूल गए। लेकिन दमन के दौरान, ध्यान से सुन लो, दमित इच्छाओं से समायोजन कब तक होगा? दमित इच्छाओं से समायोजन तब तक ही होगा जब तक वो दमित इच्छाएं सक्रिय नहीं हो जाती। अगर वो दमित इच्छाएं सक्रिय हो गई तो याद रखना कि वो वापस आपके व्यवहार में असंतुलन को पैदा कर सकती है, और आपके नॉर्मल व्यवहार को अब नॉर्मल में बदल सकती है। यानी सामान्य व्यवहार को कौन से व्यवहार में बदल सकती है, असामान्य। और अब ये खेल कैसे होता है जो देखो, दमित इच्छाएं पड़ी है, ये सारी दमित इच्छाएं देखो पड़ी है, मरी नहीं है, पड़ी है, मरी नहीं है, दबी है, मरी नहीं है। और हर दबी हुई चीज जो जिंदा होती है वो बार बार उठने की क्या करती है, कोशिश करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। अब ये दमित इच्छाएं यहां से निकल के वापस यहां जाना चाहती है, लेकिन दिन भर क्या होता है कि दिन में हमारा कॉन्शियस लेवल का संबंध किससे जुड़ा हुआ होता है, भौतिक जगत से।
और ये दमित इच्छाएं यहाँ से निकल के यहाँ पे जाती है, तो ये ईगो और सुपर ईगो क्या करते हैं कि इन इच्छाओं को वापस पकड़ के वापस कहां फेंक देते हैं, अचेतन में। जब भी तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जब भी इंसान भगवान की पूजा करने बैठता है तभी जाकर के दुनिया के सबसे गंदे विचार उसी समय दिमाग में पैदा होते हैं। ठीक है? कभी क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड दुनिया भर की नकारात्मक या अनैतिक इच्छाओं के दमन से क्या है, भरा पड़ा है। और जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं उसी समय आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं, कॉन्शियस लेवल को, उसी समय अचेतन में दमित इच्छाएं क्या होती है, बाहर आ जाती है और वो अचेतन से निकल करके कहां पर आ जाती है, चेतन पर। आगे बात समझ में। इसीलिए कभी भी जब आप अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं उसी समय गंदे विचार दिमाग में आना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो मैंने ये बताया कि दिन भर दिन के समय अचेतन में दमित इच्छाएं चेतन में आने की क्या करती है, कोशिश। लेकिन दिन के समय में तो क्या होता है कि हमारा चेतन जो मन है, चेतन मन, वो भौतिक जगत से जुड़ा हुआ होता है और इसी कारण यहाँ पर रहने वाला ईगो, सुपर ईगो उन इच्छाओं को वापस वहां से पकड़ करके कहां पर फेंक देता है, अचेतन में। ये क्रम चलता रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, दिन गया, रात हुई, तो आपको पता ही है जब दिन जाता है रात होती है तो काम भी शुरू। क्या काम शुरू हुआ? जैसे रात हुई तो रात्रि के समय में क्या होता है, आपके चेतन स्तर का संबंध भौतिक जगत से क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूटने का मतलब हट जाता है। विचार करो, हटता है कि नहीं हटता? जब रात को आप सो जाते हैं तो आपका चेतन स्तर का संबंध भौतिक जगत से क्या हो जाता है, निष्क्रिय। कुछ समय के लिए आपका रात्रि के समय में आपके चेतन यानी कॉन्शियस लेवल का संपर्क भौतिक जगत से क्या हो जाता है, हट जाता है। सो जाते हो ना, हट जाता है। और जैसे आपके कॉन्शियस लेवल का संबंध भौतिक जगत से हटा और यहाँ पर दमित रहने वाली इच्छाएं क्या करती है, यहाँ पर दमित रहने वाली इच्छाएं पहले सजती है, संवरती है, मेकअप करती है और सच के संवर के मेकअप करके कहां पर चल आ जाती है, अरे बोलो पीछे तक कहां पर आती है, और चेतन में आकर के इंसान को काय के रूप में दिखाई देती है, स्वप्नों के रूप में। बस फर्क इतना, किसी को ब्लैक एंड व्हाइट दिखते हैं और किसी को रंगीन। अभी भी कुछ समझ में नहीं आया शायद तुम्हारे। मैंने कहा कि रात्रि के समय हमें जितने भी स्वप्न आते हैं वो सारे के सारे स्वप्न अचेतन में दमित इच्छाओं के कारण आते हैं। ना कोई भूपा जी लेके आते हैं उन सपनों को, ना कोई बुआ जी, ना ही सपनों की कोई यथार्थता होती है, ना ही सपनों की कोई वास्तविकता होती है। सपनों का वैज्ञानिक आधार यही है कि रात्रि के समय में आपको जितने भी सपने दिखते हैं वो सारे अचेतन में दमित इच्छाओं के कारण दिखाई देते हैं। बाकी और सपनों की वास्तविकता कुछ भी नहीं है। कभी भी ये मत सोचना कि हमें सपना दिख रहा है तो कोई भगवान दिखा रहा है या कोई हमारे पितृ दिखा रहे हैं या हमारे कोई बड़े बूढ़े मर गए जो दिखा रहे हैं। ऐसा सपनों के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अब नंबर 2 पर देखो, कईयों को सपने नहीं आते, कोई बात नहीं। जब कईयों को सपने नहीं आते तो वो नींद में बड़बड़ाते हैं। अरे कईयों को सपने नहीं आते तो वो काय में बड़बड़ाते हैं। ये और भी ज्यादा घातक है, क्योंकि सपने तो इंसान खुद ही देखता है, लेकिन जब नींद में बड़बड़ाता है तो बगल में पड़ा हुआ इंसान भी सुनता है ना। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी कोई व्यक्ति नींद में बड़बड़ाता है तो हम उसे जगा देते हैं, उठ रहे होटल, कभी नहीं जगाना चाहिए। जब व्यक्ति नींद में बड़बड़ा रहा है तो आप ध्यान से सुनो, किसका नाम ले रहा है, कौन सी जगह का नाम ले रहा है, किसको बार बार पुकार रहा है, किसको बार बार याद कर रहा है, किसको गाली दे रहा है। बस वहीं से सारी चीज समझ सकते हो आप। और सबसे अच्छी बात बता देता हूं कि अगर जब कोई व्यक्ति नींद में बड़बड़ाए उस समय यदि आप बिल्कुल हल्की हल्की धीरे धीरे आवाज में यदि उससे बातचीत करना शुरू करो कि हाँ कब गया था, कहां गया था, किसके साथ गया था, क्या क्या किया था,
सब कुछ बकेगा वो। और आराम से आप इस बात का पता लगा सकते हो कि उस आदमी ने आपसे कौन कौन सी बातें छिपाई है। बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है कि उसने किन किन इच्छाओं का या बातों का क्या किया है, दमन। और दमित इच्छाओं के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर लो, वीडियो बना लो, जब उठे तब उसको उसकी कर्म कुंडलिनी बता दो। तो यही तो समझने की बात है कि ये आसान काम थोड़ी है। अगला देखो, मैं सारी चीजें अब एक साथ बता रहा हूं। तो सपनों का आना, नींद में बड़बड़ाना, नींद में चलना, ये और भी ज्यादा घातक है। बिल्कुल मैं सारी चीजें बता रहा हूं। नींद में चलना क्यों घातक है? ये भी दमन के कारण होता है। आदमी नींद में चल के कहां जाएगा? वहीं जाएगा ना जिसको लेकर के दमन है। अरे समझ लो, नींद में चल के कहां जाएगा? वहीं तो जाएगा जिसको लेकर दमन है। अब मान लो पड़ोसी को लेकर के दमन है या पड़ोसन को लेकर के दमन है, तो आदमी नींद में चल के कहां जाएगा? पड़ोसी के घर में ही तो जाएगा। अच्छा, पड़ोसी के घर में वो तो चला गया, अब उसे तो पता ही नहीं है क्योंकि वो तो नींद में चल रहा है, उसे पता ही नहीं हो कब घर से निकला, कब पड़ोसी के आ गया। लेकिन पड़ोसी क्या सोचेगा? पड़ोसी तो यही सोचेगा ना उस समय कि आप किसी गलत इरादे से यहां पर आए हो। और ऐसी स्थिति में इंसान बड़ी दुर्घटना का क्या हो सकता है, शिकार। तो इसीलिए अगर किसी को ये बीमारी हो ना तो इलाज करवा लेना। नींद में चलना घातक है, दमन के कारण होता है। आदमी नींद में बड़बड़ाता है, वो भी दमन के कारण। इंसान को जो सपने आते हैं वो भी किसके कारण? दमन के कारण। अगला देखो, इंसान से लिखने में भूल हो जाती है। लिखने में भूल, लिखना चाहता है डॉक्टर और लिख जाता है डियर। तो ऐसे थोड़ी है मामला, सारा दमन का खेल है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको समझा दूं, एक बार फ्राइड के हॉस्पिटल में एक नर्स काम करती थी 20 साल से। और जब कभी भी वो नर्स कहीं पर जाती थी तो लिख करके जाती थी लेटर में हमेशा डॉक्टर। और एक दिन क्या हुआ कि वो डॉक्टर के स्थान पर क्या लिख गई? डियर। ऐसे थोड़ी लिखा था। जो महिला एक डॉक्टर को लेटर लिख रही है 10 साल, 15 साल, 20 साल से, और वो लेटर में हमेशा लिखती है डॉक्टर, और एक दिन वो लिख जाए डियर, तो 20 साल का अभ्यास का नियम ही टूट गया। थॉर्नडाइक का तो सिद्धांत ही फेल हो गया। और जैसे वो लेटर फ्राइड के पास पहुंचा और फ्राइड ने देखा डियर, मैं डॉक्टर से डियर कब पढ़ गया? ये रातों रात क्या चमत्कार हुआ? मैं तो डॉक्टर था इसके लिए, अब मैं इसका डियर कब से हो गया? जैसे वो नर्स लौट करके वापस आई, फ्राइड ने पूछा मैडम नमस्ते,